नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद खाली कराए गए गांव। नौशेरा में 2 नागरिकों की मौत। अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद। मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। दक्षिण कश्मीर में 100 से अधिक आतंकी सक्रिय। पकड़ने के लिए घेराबंदी जारी। डोडा में लश्कर ए तैयबा से जुड़े 7 संदिग्ध गिरफ्तार। साइबर हमले से हिले यूरोप और भारत समेत 100 देश। बीते 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स पर निशाना। G7 देशों का सख्त नीति पर जोर। चीन के बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में भारत नहीं होगा शामिल। पाक अधिकृत कश्मीर में आर्थिक गलियारे का विरोध। रूसी राष्ट्रपति समेत 29 देशों के प्रमुख करेंगे शिरकत। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर 10 मजदूरों की हत्या। बंदूकधारियों ने बनाया निशाना। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बना रहे थे सड़क। यूरोप और भारत समेत दुनिया के करीब 100 देशों में इस वक्त साइबर हमले से हिले हुए हैं ये देश। रैंसमवेयर साइबर हमले ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने की प्रतिबद्धता भी जताई जा रही है। की नेशनल हेल्थ सर्विस पर हुए सबसे तगड़े साइबर हमले के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। इससे मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स पहुंच से बाहर हो गए हैं। ब्रिटेन ने इस हमले के बाद हिदायत जारी की जिसमें कहा गया कि बेहद गंभीर मरीजों का ही अभी इलाज संभव है। बाकी मरीजों की जिम्मेदारी लेने में अस्पताल अभी टाल मटोल कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। वेबसाइट खुलने पर इस तरह के अलर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रैंसमवेयर साइबर हमले के बाद एक प्रोग्राम ने हजारों जगहों के कंप्यूटर्स लॉक कर दिए और पेमेंट नेटवर्क बिटकॉइन के जरिए 230 पाउंड यानी करीब 19,000 रुपए की फिरौती की मांग की। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय हमला करार दिया है। We're aware that a number of NHS organisations have reported that they have suffered from a ransomware attack. This was not targeted at the NHS. It's an international attack and a number of countries and organisations have been affected. माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर हमला है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत भी साइबर हमले की चपेट में है। सबसे पहले स्वीडन, ब्रिटेन और फ्रांस पर ये हमले हुए, लेकिन चंद घंटों के भीतर दुनिया के हर कोने से ऐसी शिकायतें देखने को मिली। यूरोप, पूर्वी एशिया, अमेरिका तो इससे बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तकनीक चुराकर इस हमले को अंजाम दिया गया। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 75,000 से ज्यादा हमले की पहचान की गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को इस हमले में निशाना बनाया गया। इस बीच इटली में चल रही G7 की बैठक में सभी देशों ने एक सुर में इस हमले से निपटने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। G7 देशों ने साझा बयान जारी कर कहा कि वे इसे बड़ा खतरा मानते हैं और इसके लिए वैश्विक नीति बनाने की सख्त दरकार है। ये मानव मात्र के इतिहास में सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक है। इतनी बड़े पैमाने पर इसको प्लान किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है कि कई बार तो आश्चर्य भी आपको होता है। कारण ये है कि 99 राष्ट्रों को आप टारगेट कर चुके हैं और अभी गिनती बाकी है। पूरी दुनिया के IT विशेषज्ञ कंप्यूटर्स को इस हमले से बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। दुनिया के कई सरकारी विभागों का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। भारत के भी कई शहरों में लोगों को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। रूस, यूक्रेन और ताइवान में भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्वीडन ने भी इस हमले के बाद अपनी पीड़ा साझा की है। माना जा रहा है कि इसमें जो रैंसमवेयर किया गया है उसका नाम वानाक्राई है। आपको बता दें कि रैंसमवेयर वो मालवेयर है जो किसी कंप्यूटर में घुसकर उसके तमाम फाइल्स को लॉक कर देता है और बदले में फिरौती की मांग करता है। एक ये प्रोग्राम होता है रैंसमवेयर जो आपकी इजाजत के बगैर आपके कंप्यूटर में घुसता है, आपकी जितने सारी जानकारियां, फाइल्स, डेटा है उसको ताला लगा देता है
और आपको कहता है कि वो ताले की चाबी आपको तब देगा जब आप $300 उसको देंगे बिटकॉइन के स्वरूप में एक पर्टिकुलर अकाउंट में। तो अगर तो आपने पैसे दे दिए तब तो आपको चाबी मिल जाएगी, नहीं दिए तो चाबी नहीं मिलेगी और फिर आपको अपने डेटा से हाथ धोना पड़ जाएगा। बीते 14 अप्रैल को शैडो ब्रोकर्स नाम के समूह ने इस मालवेयर को पहली बार ऑनलाइन किया था। इस समूह ने दावा किया था कि उसने अमेरिका की NSA से साइबर हथियार चुराया है। विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने इस हमले को रोकने में नाकाम रहने के लिए NSA को जिम्मेदार ठहराया है। स्नोडेन ने कहा कि NSA को ऐसा मालवेयर बनाने से बचना चाहिए था। आज पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई और मोर्टार दागी गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, 3 लोग घायल हैं। हालात को देखते हुए नियंत्रण रेखा के पास सभी स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। 5 गांवों को खाली कराया गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात पर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान से भारी फायरिंग के बाद बंकरों में छिपते लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा पर नौशेरा सेक्टर में उसने सैन्य शिविरों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। गोलीबारी से सीमाई इलाकों में दहशत है। दहशत का माहौल है। इतनी जब शेलिंग होती है, इतनी हैवी शेलिंग, तो हमने मतलब करगिल के टाइम भी जब शेलिंग होती थी तब भी इतनी शेलिंग नहीं हुई है। एक तो ये इस मकान के पास बिल्कुल पड़ा है, जिसमें हमारा भयंकर और मकान भी पूरा हिल गया। बहुत जबरदस्त, हम तो बाहर निकल नहीं सकते। इससे पहले एक रात को फायर हुआ है कि जिसकी बुरी हालत हमारी हुई है। राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सभी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं। 25-26 विलेजेस हमारे अफेक्टेड हैं नौशेरा में, जिसमें 8 में हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है। सुबह से 2 लोगों की डेथ हुई है और 3 इंजर्ड हैं, जिसमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड को जम्मू रेफर किया। अभी हमने 4 रिलीफ कैंप एस्टैब्लिश किए हैं और 26 आइडेंटिफाइड हैं। अगर ज्यादा इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ती है, शेलिंग जब कम होती है, तो वो लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हालात पर चिंता जताई है। पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है। पहले एक लेडी की डेथ हो गई, फिर दूसरी आज और डेथ्स हो गई हैं। इस वक्त ये अफसोस की बात है और मैंने हमेशा से हमारा एक मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन, इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत का होता है, हमारे लोगों का होता है। मिलजुल के, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हमें मिलजुल के एक दूसरे के जो हम हमसाया है, मिलजुल के रहने की आदत डालनी पड़ेगी और अमन से रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से संघर्ष विराम उल्लंघन का ये तीसरा मामला है। शुक्रवार को अर्निया इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी और मोर्टार दागे। इसमें BSF का एक जवान हो गया। गुरुवार को नौशेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। उधर शनिवार को त्राल में सेना के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमला सेना के गश्ती दल पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कश्मीर में सीमा पर किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से वहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है, गांव में क्या हालात हैं, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुजात बुखारी हैं, सीनियर एडिटर हैं राइजिंग कश्मीर से। शुजात, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पिछले 3 दिन से जो हालात थे वो कमोवेश, क्या कुछ सुधार उसमें दिख रहा है सीमा पर, या फिर वही कुछ हालात हैं, या फिर पहले से ज़्यादा बदतर हैं? बताया कि पिछले 2-3 दिनों से जो सिचुएशन बॉर्डर पे है वो ठीक नहीं है। कई लोगों की जानें गई हैं और ये बदकिस्मती की बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी और हॉस्टिलिटी का जो माहौल है उसमें वो थमने का नाम नहीं लेता है और उससे यही होता है कि जो जानी नुकसान होता है। और जैसा कि शायद किसी ने अभी कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है जब गोलाबारी होती है, और अगर अमन होता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा भी हम लोगों को ही होता है। मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी का माहौल है ये किसी के हक में नहीं है और इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और जहां तक कश्मीर के अलग अंदर सूरत हाल का ताल्लुक है वो उसमें भी कोई खास तब्दीली नहीं आई है और खासतौर से जो जनूबी कश्मीर में जो हालात हैं वो गंभीर है और कश्मीर में भी बड़ा अनईज सा चल रहा है क्योंकि जो 2016 के हालात थे उनका साया जो है वो अभी भी हमारे सरों पर मंडला रहा है। उसकी भी एक वजह यही है कि
कोई पहल नहीं हो रही है, एक पॉलिटिकल अप्रोच को अपनाने की कोई रीच आउट की बात नहीं हो रही है, तो उससे जो फ्रस्ट्रेशन और डिस्पोंडेंसी का जो माहौल है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। और शुजात, सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा था कि पहले भी दोनों देशों की सरकारों ने और जो वहाँ पे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्होंने तय किया था कि रिहायशी इलाकों में गोलीबारी या फिर इस तरह की से दूर रखा जाएगा, जबकि खबरें ये मिल रही कि कई गांवों को खाली कराना पड़ा है, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े हैं। जी देखिए, जब गोली चलती है, गोलाबारी जब होती है तो उसकी फिर बाद में कोई सरहद नहीं रहती है। वो ये नहीं देखती, गोलाबारी ये नहीं देखती है कि वो पॉपुलेटेड एरियाज में हो या फिर खाली एरिया में हो। तो उससे तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ नुकसान होता है, बल्कि पिछले 2-4-5 दिनों में जो है मुझे लगता है कि हमारे साइड से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हजारों की तादाद में लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। स्कूल बंद पड़े हैं, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि 2003 से जो शुरुआत हुई थी सीज फायर की नवंबर 21 को 2003 में जी। उस पर अमल करने की जरूरत है और जो वायलेशन हो रही है सीज फायर की उसको रोकने की जरूरत है। और हमने देखा है कि 2003 से लेकर 2007 तक किस तरह का फायदा हम लोगों को मिला था। मेरा मतलब है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासतौर से उन लोगों को जो सरहदों पे रहते हैं। उन्होंने अमन चैन का सांस लिया था 2003 के बाद और काफी देर तक वो एक सिलसिला चलता रहा। जब वाजपेयी जी ने शुरू किया, फिर मनमोहन सिंह जी के दौर में भी वो जारी रहा। लेकिन बदकिस्मती से दोनों मुल्कों की जो हिस्ट्री रही है, तारीख रही है, वो ऐसी रही है कि जब भी कोई सुधार आता है हालात में तो उसमें कोई न कोई फिर वेस्टेड इंटरेस्ट का जो मामला है उनका जो बिल्कुल हालात को बदतर कर देता है, हालात को बदतर कर देता है और उससे अल्टीमेटली जो है लोगों की जान जाती है, चाहे वो सिविलियंस हो या सैनिक हो। बिल्कुल। बहरहाल आखिर जो है यही है कि अल्टीमेटली जो है वो शुजात उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है जान जाती है सीज फायर का ये रुके और अमन चैन एक बार फिर से कायम हो और जो जनता वहाँ पर है, लोग हैं, बच्चे हैं, वो अपनी रोज़मर्रा के जो काम है उसको वापस उस धर्रे पर ज़िंदगी को लौट सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दक्षिण कश्मीर में 100 आतंकवादी सक्रिय हैं और सेना इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सेना के वेक्टर फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल BS राजू ने आज ये खुलासा किया। यही फोर्स दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सैन्य अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज किया है कि कश्मीर के हालात नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। उन्होंने बताया कि शोपियां जैसा ऑपरेशन उन्हीं इलाकों में किया जाएगा जहां सेना के काम में कुछ लोग हस्तक्षेप करते हैं। शोपियां में बीते दिनों सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। दरअसल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगांव में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें बैंक लूटने से लेकर पुलिस के हथियार लूटने तक शामिल हैं। In South Kashmir, presently we have approximately 100 plus is the strength of the militants, most of which are local militants, and we are also ensuring that this new recruitment is prevented. A lot of proactive operations are taking place. We are engaging with the population. We are engaging with the families of people. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज लश्कर तैयबा से जुड़े 7 संदिग्धों को पकड़ने का दावा किया। पकड़े गए संदिग्धों में एक पूर्व सैन्यकर्मी शामिल है। ये सभी चेनाब घाटी में फिर से आतंकी गतिविधियों को शुरू करने की फिराक में थे। इनके पास से AK-47 और 3 मैगजीन बरामद की गई। इन आतंकियों की गिरफ्तारी SIT टीम ने की है। 8 मई को डोडा जिले में हुए हमले के बाद SIT का गठन किया गया था। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आज सरोकार में बात उस ऐतिहासिक समस्या की जो बार बार पुराने रूप में दोहराई जाती है और एस्टैब्लिशमेंट हार जाता है। जो वायलेंस करते हैं उन लोगों को पूरी तरह से क्रश करना ही पड़ेगा। वो सिक्योरिटी फोर्सेस ही कर सकते हैं, वो बातचीत से संभल नहीं सकते। ये समस्या कानून व्यवस्था की है, सिर्फ अकेले में ऐसा नहीं मानता।
इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक विषमता भी है। हॉस्पिटल बनाते हैं वो हॉस्पिटल तोड़ते हैं, अब नल बनाते हैं वो नल खो देते हैं। हाउ डू डू डेवलप? नर्सल बोर्ड जब लूज रहते हैं तो कोई भी ना तो ऑपरेशनल थ्रस्ट होगा, ना ही उसमें आप जो मर्जी डेवलपमेंट कर लीजिए, डेवलपमेंट होएगी उसको सैबोटेज करेंगे। चाहे कश्मीर हो या बस्तर हो, सरकार की गलत नीतियों के कारण ये लोग मर रहे हैं। ये पूरा आदिवासी का प्रॉब्लम जहाँ पर नक्सल एरिया में जो चल रहा है, ये 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, इसीलिए हो रहा है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन करने पहुंचे विधायक संजीव झा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजीव झा ने कपिल से केजरीवाल पर लगे आरोपों पर सबूत देने या फिर माफी मांगने की मांग की है। कपिल ने कहा कि वो रविवार को केजरीवाल के खिलाफ एक और खुलासा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बागी विधायक कपिल मिश्रा के अनशन का जवाब अनशन से देने की तैयारी की है। बुराड़ी से पार्टी विधायक संजीव झा ने अनशन करने का फैसला किया। इस कड़ी में वो शनिवार को राजघाट पहुंचे। यहां से वो कपिल मिश्रा के घर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगर वो सच पाया गया तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो पूरे देश की जनता से, कार्यकर्ता से, पार्टी से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कपिल मिश्रा के अनशन को बीजेपी की साजिश बताया। मैं अब ये देख रहा हूं कि एक बीजेपी प्रायोजित अनशन चल रहा है, उसको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, उसको सारे सेफगार्ड्स मिल रहे हैं। अनशन के चौथे दिन कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर रविवार को होने वाले खुलासे के बारे में चेताया। बस इतना कह सकता हूं कि कल के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी पर बैठे रहने की नैतिकता खो देंगे। कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं से विदेश यात्रा का ब्यौरा देने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। सरकार ने फैसला किया कि ब्रूफिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी अस्पतालों में 10 से 20% बेड बढ़ाए जाएंगे। इस बार भी फीवर क्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर केंद्र के अस्पतालों में 10% बिस्तर रिजर्व रखने की अपील की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डेंगू और चिकनगुनिया पर रोकथाम के लिए सरकार के उपायों पर नाराजगी दिखाई थी। एनजीटी ने इसके लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त किए हैं। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का निर्देश सीएम साहब ने दिया है, कैसे पूरी दिल्ली को मच्छर युक्त बनाया जाए। अभी प्रिवेंटिव मेथड्स में सीएम साहब ने 3-4 इश्यूज सब अधिकारियों को कहा है कि एक तो पिछले साल जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेट किए थे कि कोई भी मरीज अगर डेंगू, चिकनगुनिया या इस तरह की कोई डिसीज़ की संभावनाओं के साथ आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एब्सर्ड चार्जेस ना करें, उसके रेट फिक्स किए थे पिछले साल, तो उसके रेट्स इस बार फिर से फिक्स किए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार शनिवार को बिना बैग बच्चों को स्कूल बुलाने पर विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार हुआ। छात्र शनिवार को केवल रचनात्मक कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जिसमें शिक्षकों की भागीदारी होगी। राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद सुधरेगा। पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के लिहाज से भी सरकार इसे एक बेहतर कदम मान रही है। हरियाणा के रोहतक में एक महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद शव को शत-विशत करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों सुमित और विकास को गिरफ्तार किया गया है। सुमित पीड़िता को पहले से जानता था। इस मसले को लेकर सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा है कि ऐसे मसलों पर कानून को और कड़ा करने पर विचार करना चाहिए।
ये बॉडी जो है पुलिस को 2 दिन के बाद वहाँ रिकवर हुई है, रोहतक पुलिस को, और जो कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी डॉक्टर देंगे, लेकिन जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी एनिमल ने भी जो है बॉडी के साथ जो है छेड़खानी की है और उसको बॉडी को काटा है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को जवाब देने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 2 दिन तक बैठक की है। अशतर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख सकते हैं। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने हाल ही में भारतीय नागरिक कुलभूषण को जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सुनवाई 13 जून तक टल गई है। ये मामला ब्रिटेन की अदालत में है। पहले सुनवाई 17 मई को होनी थी। ब्रिटेन की अभियोजन एजेंसी ने कहा है कि वो भारत सरकार की तरफ से दलील देगी। माल्या पर देश के 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड सम्मेलन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। हालांकि भारतीय स्कॉलर इस बैठक में शामिल होंगे। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बन रहे चीन के आर्थिक गलियारे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। इसमें 29 देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में चीन और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। बीजिंग कल दोनों देशों को मनाने में सफल रहा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के काम में तेजी लाने के लिए दोनों देशों के बीच 3 समझौते हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली काशियांग ने परियोजना में तेजी लाने पर सहमति जताई है। चीन और पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह को तेजी से विकसित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रविवार से 2 दिन की बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक होनी है। इस बैठक से ठीक पहले $46 अरब की महत्वाकांक्षी योजना पर बनी सहमति को अहम बताया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह के अलावा 19 किलोमीटर लंबी पूर्वी तटीय एक्सप्रेसवे बनाने और चीन और पाकिस्तान इस पर राजी हैं। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा असल में चीन की महत्वाकांक्षी सिल्क रोड परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसके जरिए पाकिस्तान से होते हुए चीन मध्य पूर्व के देशों के साथ सीधे व्यापार करने में कामयाब हो पाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज बंदूकधारियों ने 10 मजदूरों की हत्या कर दी। ग्वादर बंदरगाह पर ये मजदूर सड़क बनाने के काम में लगे थे। ये सभी सिंध प्रांत से थे। 8 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की मौत अस्पताल में हो गई। वारदात के बाद बंदूकधारी भाग गए। ये बंदरगाह चीन की मदद से बनाया जा रहा है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके जरिए चीन के शिनजियांग प्रांत को रेल और सड़क के जरिए सिंध से जोड़ना है। पिछले सप्ताह भी बंदूकधारियों ने 4 मजदूरों की हत्या कर दी थी। बलूचिस्तान प्रांत में ही कल एक बड़े धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें सीनेट के उपाध्यक्ष भी घायल हुए थे। 2 दशक बाद नेपाल एक बार फिर पंचायत चुनावों के लिए तैयार है। रविवार को शुरू हो रहे इस चुनाव को नेपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के 7 प्रांतों में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। रविवार यानी 14 मई को 3 प्रांत में मतदान होगा। पहले दौर में 49 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जबकि दूसरे दौर में 4 प्रांतों के 14 जून को मतदान होगा। बीते 15 साल से यहाँ पर स्थानीय निकायों में कोई चुनाव नहीं हुआ है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता को ठीक करने के लिहाज से भी ये बेहद अहम साबित हो सकते हैं। 15 साल पहले मई 1997 में चुनाव होने थे, लेकिन माओवादी संघर्ष के चलते ऐसा नहीं हो पाया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में इंडियाज़ इंदिरा एसेंशियल ट्रिब्यूट किताब का विमोचन किया। इस किताब का पहला अंक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेंट किया।
राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी की विदेश नीति और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उनके योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि यह किताब इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक शख्सियत की जिंदगी और काम को समझने का बेहतर जरिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस किताब से इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को समझने में और मदद मिलेगी। Foreign policy, Indira Ji was a champion of new international economic order, maintained vigorous opposition to apartheid and opposed discrimination of any kind anywhere in the world. It is perhaps the best way of paying homage to a historic personality and in understanding the significance of her life and work and its relevance to a new and younger generation inadequately acquainted with the world of yesterday. This book, India's Indira, with the rich narrative and archival material, will benefit the readers and inform them of her worldview and the legacy that she had left behind of an India committed to sustainable development and inclusive growth. एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शनिवार को बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया। 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उन्होंने दक्षिण कोरिया के ली सैंगचुल को मात दी। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने कुक ग्वांग किम को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में रजत से ही संतोष करना पड़ा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।